हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। स्टूडेंट, मेरा नाम है आकाश। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं आप लोगों को अर्धवार्षिक परीक्षा 2024 का बताने वाला एक वायरल पेपर। हर एक स्कूल में यही पेपर पूछा जा रहा है, तो समाज विज्ञान का भी यही पेपर आने वाला है। हिंदी का भी मैंने बता दिया है, इंग्लिश का भी मैंने बता दिया है, मैथ का भी मैंने बता दिया और साइंस का भी मैंने बता दिया, और आज सोशल एसटीटी का भी बता देता हूँ। ठीक है, तो एसएसटी का भी हमने बता दिया आज की वीडियो में। बस सिर्फ आप लोगों का आर्ट बच गया रहा है। ठीक है, कला भी मैं कल वीडियो अपलोड कर दूंगा। यही वीडियो सारे बच्चे का 70 में 70 आना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले अच्छी बात तो यह है कि पहले ही पेपर मालूम चल जा रहा है आप लोगों को कौन सा पेपर आने वाला है। तो पूरी तैयारी करके जाना है, पूरे नंबर लेके आना है। ठीक है, तो समाज विज्ञान का पूरा सोल्यूशन बताने वाला हूँ, और वो भी आप लोगों का मानचित्र भी बताने वाला हूँ। ठीक है, साथ ही साथ मानचित्र भी मैं आप लोगों को पूरा हल करके बताने वाला हूँ, और इसका सोल्यूशन भी देख सकते हो, मैं टाइप करके लेकर आया हूँ पूरा सोल्यूशन इसका, ताकि आपको एक एक वर्ड आपको समझ में आए और अच्छे से याद कर पाओ। वीडियो को पहले लाइक कर दो, चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। देखो, 3 घंटे 15 मिनट का आप लोगों का समय दिया जाएगा, और पूर्णांक आप लोगों का 70 नंबर का यह पेपर पूछा जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे निर्देश दिए गए, निर्देश पढ़ लेना आप लोग। ठीक है, पेपर आप लोगों का स्टार्ट हुआ है यहाँ से। सबसे पहले खंड अ आएगा, और खंड अ में सबसे पहले कौन से प्रश्न रहेंगे? बहुविकल्पीय प्रश्न। वो भी कितने अंक के रहेंगे? 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों के रहेंगे। तो सबसे पहले खंड अ देखते हैं, और पहला प्रश्न जैसा कि आप देख पा रहे हो क्या है कि यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था? यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था मेरे प्यारे बच्चों? गैरिबाल्डी था? बिल्कुल नहीं। विस्मार्क था? ये भी नहीं है। ठीक है, तो आगे देखते हैं इधर कौन सा होगा। काबूर था तीसरा वाला ऑप्शन? नहीं नहीं, काबूर भी नहीं था। मेदसिनी था, जिसे मेजनी के नाम से जाना था। ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। मेजनी कहिए या मेदसिनी कहिए, दोनों एक ही नाम उनके था। ठीक है, चलिए बात करते हैं दूसरा प्रश्न। देखो, दूसरा प्रश्न यह है मेरे प्यारे बच्चों कि नेपोलियन का संबंध किस देश से था? नेपोलियन का संबंध किस देश से था मेरे प्यारे बच्चों? वो फ्रांस देश था। क्या? फ्रांस। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद हम बात करें करो या मरो का नारा किसका था? 1 नंबर के लिए ये भी प्रश्न है। तो करो या मरो का नारा जिसने दिया था उनका नाम सबको मालूम है, क्या है? महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, महात्मा गांधी। एक भी प्रश्न आप लोगों को छूटना नहीं चाहिए, सारा प्रश्न याद कर लो और पूरा लिख के आना। 70 में 70 आना चाहिए, 69 भी नहीं, 70 में 70 बिल्कुल। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया? सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया था मेरे प्यारे बच्चों? 1930 में चलाया गया था, और सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न देखो, पांचवा प्रश्न है जो है 1929 में आर्थिक महामंदी का मुख्य कारण क्या था? जब 1929 में जो मंदी आई थी उसका मुख्य मेन कारण क्या था? तो उसका मेन कारण यह था कृषि क्षेत्र में अधिक उत्पादन। कृषि क्षेत्र में अधिक उत्पादन। ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इसके बाद हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 मेरे प्यारे बच्चों यह है कि प्रांतीय प्रशासन का संचालन कौन करता है? प्रांतीय प्रशासन का जो संचालन है वो कौन करते हैं? ठीक है, मुख्यमंत्री करते हैं। बी वाला ऑप्शन सही होगा। कौन करते हैं? मुख्यमंत्री। चलिए बात करते हैं 7वां प्रश्न, और 7वां प्रश्न देखा जाए, 7वां प्रश्न है निम्नलिखित में से एक मिट्टी का प्रकार नहीं है। मतलब चारों ऑप्शन होता मिट्टी का प्रकार कौन नहीं है? काली मिट्टी तो पाई ही जाती है, पीली मिट्टी भी होती है, लेटराइट मिट्टी भी होती है। देखो, सीमेंट। सीमेंट जो है मिट्टी का प्रकार नहीं होता है, सबको मालूम है। डी वाला ऑप्शन जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, डी वाला। इसके बाद अगर हम बात करें 8वां प्रश्न जो है, कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है? कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा जो है उपयुक्त मानी जाती है मेरे प्यारे बच्चों? काली, लाल, पीली, के आपके जलोढ़ मिट्टी। तो मेरे प्यारे जो काली मिट्टी जो है वो कपास की खेती के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। इसमें फसल जो होता है कपास का बहुत ही अच्छा होता है। इसके बाद अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 9 जो है, सलाल बांध किस नदी पर बना है? सलाल बांध किस नदी पर बना है? चिनाब नदी पर बना है। बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चिनाब नदी पे सलाल बांध बना है, ये तो मालूम ही होना चाहिए आप लोगों को। इसके बाद 10वां क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 10वां कि प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष आरंभ किया गया? प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष आरंभ किया गया? तो ऑप्शन हो जाएगा ए वाला 1973 ईस्वी में। ए वाला ऑप्शन जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न नंबर 11 जो है वह है कि निम्नलिखित में से किसे औसत आय भी कहते हैं? तो औसत आय किसे कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? मैं आपको बताऊं कि औसत आय जो कहा जाता है वह प्रति व्यक्ति आय को औसत आय कहा जाता है,
और सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें प्रश्न नंबर 12, प्रश्न नंबर 12वां है कि कौन सा क्षेत्रक सबसे अधिक रोजगार देता है। चलिए देखिए, ये भी प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कह रहा कौन सा क्षेत्रक सबसे अधिक रोजगार देता है, तो प्राथमिक क्षेत्रक। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्रक जो है पहला वाला ऑप्शन सबसे अधिक रोजगार देता है। इसके बाद अगर हम बात करें 13वां प्रश्न जो है वह है कि निम्नलिखित में से कौन सा संघीय सूची का विषय नहीं है। इसमें से बताना है संघीय सूची का विषय कौन नहीं है। नहीं नहीं, कौन नहीं है, नहीं कौन है ये पूछा है। निम्नलिखित में से कौन सा संघीय सूची का विषय है ये पूछा है, क्योंकि कृषि नहीं है, शिक्षा नहीं, व्यापार नहीं, रक्षा। सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसके बाद 14 देखो, निम्नलिखित स्तरों पर सत्ता का बंटवारा कहलाता है। ठीक है, निम्नलिखित स्तरों पर सत्ता का बंटवारा कहलाता है, संघीय सरकार कहलाता है, और सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 15वां जो है वह है कि निम्न में से संख्यात्मक शासन कहाँ नहीं है। निम्नलिखित में से संख्यात्मक शासन कहाँ नहीं है। ऑप्शन बी श्रीलंका में नहीं है, बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 16वां देखिए क्या है। प्रश्न नंबर 16वां है कि सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है। तो सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क जो है मेरे प्यारे बच्चों सबको मालूम है, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल में स्थित है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। प्रश्न नंबर 17वां जो है, निम्नलिखित में से कौन सा विकसित देश है। मतलब चारों ऑप्शनों में तुलना करके बताना कि विकसित देश कौन है। सबसे ज्यादा विकसित है फ्रांस, ब्राजील, भारत, बांग्लादेश और फ्रांस में तुलना किया जाए सबसे ज्यादा विकसित देश कौन है, फ्रांस है। इसके बाद अगर हम बात करें 18वां प्रश्न जो है, औपचारिक ऋण सबसे अधिक किस वर्ग के लोगों को मिलता है। देखो औपचारिक ऋण, कर्जा किसको मिलेगा, कर्जा उसी को मिलेगा जो उसको चुका पाए। तो अमीर परिवार, अमीर परिवारों को जो है सबसे अधिक जो है ऋण प्राप्त होता है। इसके बाद अगर हम बात करें 19वां प्रश्न जो है वो है, निम्न में से किसको कृषि एवं सहायक क्षेत्र भी कहते हैं। तो देखो कृषि क्षेत्र और उसी को हम लोग सहायक क्षेत्र भी कहते हैं। प्राथमिक क्षेत्र को, प्राथमिक क्षेत्र को हम लोग कृषि क्षेत्र या सहायक क्षेत्र के नाम से जानते हैं। लास्ट प्रश्न है बहुविकल्पीय का, आप लोगों का 7वां प्रश्न है। 7वां प्रश्न है कि एक मार्क किन वस्तुओं के लिए प्रमाणिक चिन्ह है। तो एक मार्क किन वस्तुओं के लिए प्रमाणिक चिन्ह है, खाद्य पदार्थ वस्तुओं के लिए। डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, खाद्य पदार्थ वस्तुओं के लिए। देखो 20 बहुविकल्पीय हो गए। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों अगला जो है वो होगा वर्णनात्मक प्रश्न। यहाँ से स्टार्ट होंगे आप लोगों के वर्णनात्मक प्रश्न, जिसमें पहला स्टार्ट होगा लघु उत्तरीय प्रश्न। और वर्णनात्मक प्रश्न कितने अंक के हैं, 50 अंक के। इसमें आपके लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहेंगे और मानचित्र भी रहेगा। ठीक है, तो चलिए पहला ऑप्शन देखते, अरे पहला प्रश्न देखते हैं कि यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में संस्कृति का क्या योगदान था। 4 नंबर के लिए प्रश्न है। अगर ये प्रश्न नहीं कर पाते हो तो अथवा करके एक और ऑप्शन दिया है कि खिलाफत आंदोलन क्यों शुरू हुआ। तो देखो दोनों में से कोई एक ही करना, तो मैं एक करके आपको बता देता हूँ, क्योंकि एग्जाम में वही करना। आप लोग पहला वाला कर लेना कि यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में संस्कृति का क्या योगदान था। तो देखो यहाँ पे मैंने लिखा क्या है, लघु उत्तरीय प्रश्न, और पहला प्रश्न यहाँ हमने लिखा है उत्तर में कि यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में संस्कृति के योगदान को निम्नलिखित उदाहरणों से समझा जा सकता है। पॉइंट बनाना कि देखो प्रथम उदाहरण क्या है कि प्रथम उदाहरण के रूप में हम रूमानीवाद नामक सांस्कृतिक आंदोलन को ले सकते हैं। रूमानीवाद एक ऐसा सांस्कृतिक आंदोलन था जो विशिष्ट प्रकार की राष्ट्रीय भावना का विकास करना चाहता था। ये पहला उदाहरण के तौर पे हमने बताया। द्वितीय उदाहरण के रूप में हम क्षेत्रीय बोलियों को ले सकते हैं। क्षेत्रीय बोलियां राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करती थीं, क्योंकि यही यथार्थ रूप में आधुनिक राष्ट्रवादियों के संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाती थी, जो अधिकांशतः क्या थे, निरक्षर थे। और तीसरा की अगर बात करें तो तृतीय उदाहरण के रूप में हम संगीत को ले सकते हैं। कैरोल कुर्पिस्की एक पॉलिश नागरिक ने राष्ट्रीय संघर्ष का अपने ऑपेरा में संगीत के रूप में गुणगान किया, और पोलेनेस और माजुरला जैसे लोक नृत्यों को राष्ट्रीय प्रतीकों में क्या किया, बदल दिया।
तो हमने 3 टॉपिक हमने उदाहरण देके आप लोगों को समझा दिया कि यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में संस्कृति का क्या योगदान था। तो हमने बता दिया आप लोगों को कि संस्कृति का क्या योगदान था। इसके बाद अगर हम बात करें, दूसरा प्रश्न करने जाएंगे आप लोग, पूछा है स्थानीय सरकारों के महत्व का वर्णन कीजिए। स्थानीय सरकारों के महत्व का वर्णन कीजिए। 4 नंबर के लिए भी प्रश्न है। अगर ये प्रश्न नहीं कर पाते हो तो अथवा करके एक और प्रश्न दिया है कि सामाजिक अंतर कब और कैसे सामाजिक विभाजनों का रूप ले लेता है। तो हम लोग पहला ही करेंगे क्योंकि ये बड़ा थोड़ा आता है, छोटा ही है। स्थानीय सरकारों के महत्व का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। इसका उत्तर मैं आप लोगों को दिखाता हूं। उत्तर यहां से है, दूसरे का उत्तर। जब केंद्र और राज्य सरकारों से शक्तियां लेकर स्थानीय सरकारों को दी जाती हैं तो इससे सत्ता का क्या किया जाता है, विकेंद्रीकरण कहते हैं। उसे सत्ता को क्या कहते हैं, विकेंद्रीकरण। इसमें तीसरे स्तर को स्थानीय शासन कहा जाता है और स्थानीय शासन का महत्व निम्नलिखित है। क्या क्या? पहला महत्व यह है कि अनेक समस्याओं का निपटारा स्थानीय स्तर ही बढ़िया ढंग से हो सकता है। स्थानीय स्तर से ही क्या हो सकता है, बढ़िया ढंग से हो सकता है, क्योंकि लोगों को अपने इलाके की समस्याओं की बेहतर क्या होती है, समझ होती है। इसके बाद अगर हम बात करें उसी में, तो पहला पॉइंट था ना, दूसरा पॉइंट नोट कीजिए। दूसरा पॉइंट है कि लोगों को इस बात की भी जानकारी होती है कि पैसा कहाँ खर्च किया जाए और चीजों का अधिक कुशलता से उपयोग किस तरह किया जा सकता है। ये दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कि स्थानीय स्तर पर लोगों को फैसलों में सीधे भागीदारी बनाना भी संभव हो जाता है। इससे जो होता है लोकतांत्रिक भागीदारी की आदत पड़ती है। इस प्रकार स्थानीय सरकारों की स्थापना स्वशासन के लोकतांत्रिक सिद्धांत को वास्तविक बनाने का सबसे अच्छा तरीका है। ठीक है, बस हो गया। इसके बाद देखो तीसरा प्रश्न नोट करो। तीसरा दिया है कि भारत में भूमि उपयोग के प्रमुख प्रारूपों की विवेचना कीजिए। 4 नंबर के लिए प्रश्न है। अगर ये प्रश्न नहीं आता है तो अथवा करके एक प्रश्न और दिया है कि संसाधन नियोजन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, इस हेतु कोई 3 उपाय बताइए। ये भी आप लोगों का 4 नंबर का, 3 एक 4 नंबर का, यही मैं बताऊंगा क्योंकि ये छोटा टॉपिक है और समझ में भी आएगा और याद भी हो जाएगा आप लोगों को। तो देखो तीसरा का अथवा, देखो यहाँ पे लिखा है ना तीसरे का अथवा। उत्तर में लिखोगे कि संसाधनों के विवेकहीन और अति उपयोग के कारण संसाधन नियोजन की आवश्यकता पड़ती है और इस हेतु 2 उपाय निम्नवत हैं। कौन कौन से उपाय? तो पहला उपाय यह है कि देश के विभिन्न प्रदेशों में संसाधनों की पहचान और उसकी तालिका तैयार करना। इसके बाद दूसरा जो है वह है कि राष्ट्रीय विकास योजनाओं तथा संसाधन विकास योजनाओं के मध्य समन्वय स्थापित करना। और तीसरा लिख दोगे इसमें कि उपयुक्त प्रौद्योगिकी कौशल तथा संस्थागत नियोजन ढांचे को तैयार करने के लिए संसाधन विकास योजनाएं लागू करना। और एक पॉइंट और लिख दो कि क्षेत्रीय सर्वेक्षण के साथ मानचित्र बनाना तथा संसाधनों की गुणवत्ता एवं मात्रात्मक प्रवृत्तियों का अनुमान लगाना तथा क्या करना, मापना करना, उसका मापन करना। चलो इसके बाद चौथा प्रश्न देखो। चौथा प्रश्न है कि कोपरा पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। अगर यह प्रश्न नहीं आएगा तो अथवा करके दिया है कि वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। 4 नंबर यही हम करने वाले हैं, वैश्वीकरण वाला। ठीक है, आसान भी होता है। तो देखो चौथा का अथवा, यहाँ पे चौथा का अथवा है। उत्तर में लिखोगे कि वैश्वीकरण का अर्थ एक ऐसी व्यवस्था से है जिसमें किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अन्य अर्थव्यवस्थाओं से विदेशी व्यापार एवं विदेशी निवेश द्वारा जोड़ा जाता है। वैश्वीकरण के कारण आज विश्व में विभिन्न देशों के बीच वस्तुओं, सेवाओं, तकनीकी तथा श्रम का आदान प्रदान हो रहा है और इस कार्य में बहुराष्ट्रीय कंपनियां बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। जब वे अपनी इकाइयां संसार के विभिन्न देशों में स्थापित करती हैं, ठीक है, और उसमें है स्थान, अच्छा मतलब कि संसार के विभिन्न देशों में जब यह स्थापित करती हैं, बस यहीं तक है। अच्छा है, छोटा सा छोटा और अच्छा टॉपिक भी है, तुरंत याद हो जाएगा वैश्वीकरण। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। 5वां प्रश्न, और यहाँ से आप लोगों का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट होगा 6-6 नंबर का।
तो पहला प्रश्न जैसा देख पा रहे हो कि महामंदी का क्या आशय है और इसके मुख्य 2 कारण बताइए और इसके 2 प्रभाव भी लिखिए। कितने नंबर, 6 नंबर के यह प्रश्न है। चलिए इसका उत्तर हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे देखो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिया है ना, उत्तर 5वां। तो देखो हमने लिखा है डिटेल में कि 1929 की महामंदी का प्रभाव जो था भारत पर भी पड़ा और महामंदी ने भारतीय व्यापार को फौरन प्रभावित किया। 1928 से लेकर 1934 के बीच देश के आयात निर्यात घटकर लगभग आधे रह गए थे और 1928 से लेकर 1934 के बीच भारत में जो गेहूं की कीमत थी वो 50% गिर गई। शहरी निवासियों के मुकाबले किसानों और काश्तकारों को ज्यादा नुकसान हुआ। यद्यपि कृषि उत्पादों की कीमत तेजी से नीचे गिरी, लेकिन सरकार ने लगान वसूली में छूट देने से इनकार कर दिया। सबसे बुरी मार उन काश्तकारों को पड़ी जो विश्व बाजार के लिए उपज पैदा करते थे। टाट का निर्यात बंद होने से कच्चे पटसन की कीमतों में 60% से ज्यादा गिरावट आ गई और मंदी के इन्हीं सालों में भारत विभिन्न धातुओं खास तौर से सोने का निर्यात करने लगा और 1931 में मंदी अपने चरम पर थी और ग्रामीण भारत असंतोष व उथल पुथल के दौरे से गुजर रहा था। यह मंदी जो थी शहरी भारत के लिए अधिक दुखदाई नहीं रही। कीमतें गिरते जाने के बावजूद शहरों में रहने वाले ऐसे लोगों की हालात ठीक रही जिनकी जो आय थी वो निश्चित थी। बस इतना ही आपको लिखना है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों अगला है क्वेश्चन नंबर 6 कि संघवाद क्या है। भारत की संख्यात्मक शासन व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। और ये भी प्रश्न कितने अंक का है, 6 अंक का। अगर ये प्रश्न नहीं आता तो अथवा करके एक और प्रश्न दिया है कि नारीवाद का क्या आशय है। भारत की विधायिकाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति पर प्रकाश डालिए। और ये भी प्रश्न 6 नंबर का है। तो दोनों में से कोई एक ही करना है। तो मैं पहला वाला बताऊंगा कि संघवाद क्या है। तो पहले देखो क्वेश्चन नंबर 6 का हेडिंग डालोगे संघवाद और लिखोगे कि संघवाद सरकार का एक प्रारूप है जिसमें सर्वोच्च सत्ता केंद्रीय प्राधिकार और उसकी विभिन्न आनुवंशिक इकाइयों के बीच बट जाती है। इसके बाद संघवाद की प्रमुख विशेषताएं हैं। संघवाद की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। हेडिंग डालोगे पहला विशेषता, यहाँ सरकार 2 या 2 से अधिक अस्त्रों वाली होती है। दूसरा, अलग अलग अस्त्रों की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती हैं, पर कानून बनाने कर अपना अपना अधिक क्षेत्र होता है। वसूलने और प्रशासन का कह रहा है कि कर वसूलने और प्रशासन बनाने का उनका अलग अलग अधिकार क्षेत्र होता है। इसके बाद यहाँ पे आप लिखोगे तीसरा, ठीक है। तीसरा लिखोगे कि विभिन्न अस्त्रों की सरकारों के अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट वर्णित होते हैं, इसलिए संविधान सरकार के हर स्तर, अस्तित्व और प्राधिकार की गारंटी और सुरक्षा देता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, अरे अगला पॉइंट लिखोगे उसी में चौथा पॉइंट, संविधान के मौलिक प्रावधानों को किसी एक स्तर की सरकार अकेले नहीं बदल सकती। ऐसे बदलाव दोनों स्तर की सरकारों की सहमति से ही हो सकते हैं। पांचवा, अदालतों को संविधान और विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार है। विभिन्न स्तर की सरकारों के बीच अधिकारों के विवाद की स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय निर्णायक की भूमिका निभाता है। इसके बाद छठा पॉइंट लिखोगे कि वित्तीय स्वायत्तता निश्चित करने के लिए विभिन्न स्तर की सरकारों के लिए राजस्व के अलग अलग स्रोत निर्धारित हैं। और यहाँ पे सातवां लिखोगे कि इस प्रकार संघीय शासन व्यवस्था के दोहरे उद्देश्य हैं, देश की एकता की सुरक्षा करना, उसे बढ़ावा देना तथा उसके साथ ही क्षेत्र विविधताओं को पूरा सम्मान करना। अब जाके आप लोगों का पूरा आंसर कंप्लीट हुआ, क्योंकि 6 नंबर का भाई पूरा करना ही पड़ेगा आप लोगों को। सातवां प्रश्न देखो, मृदा अपरदन का क्या आशय है। इस समस्या के समाधान हेतु कोई 4 उपाय सुझाइए या समझाइए। 6 नंबर का ये प्रश्न नहीं आएगा तो अथवा करके एक और ऑप्शन दिया हुआ है क्या, कि भारत में विभिन्न समुदायों ने किस प्रकार वनों और वन्य जीवन संरक्षण और रक्षण में योगदान किया है। तो मैं 7वां वाला देखेंगे, मृदा अपरदन वाला, ठीक है। चलो देखो 7वां और हेडिंग डालोगे मृदा अपरदन और लिखोगे कि मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को
मृदा अपरदन कहा जाता है। मृदा के बनने और अपरदन की क्रियाएं आमतौर पर एक साथ साथ चलती हैं, किंतु विभिन्न मानवीय क्रियाओं से मृदा अपरदन जो है तेजी से होने लगता है। इसके लिए निम्नलिखित कारण उत्तरदायी है। कौन कौन से कारण? पहला आपका भौतिक कारक। कह रहा है कि मृदा अपरदन के लिए उत्तरदायी मुख्य भौतिक कारण निम्नलिखित है। कौन कौन से निम्नलिखित हैं? देखो, पहला है ढाल वाली भूमि पर अपरदन समतल भूमि की अपेक्षा क्या होती है? ज्यादा होती है। सबको मालूम है समतल भूमि की अपेक्षा ज्यादा ढाल वाली भूमि पर अपरदन होता है। दूसरा है कि तीव्र व मूसलाधार वर्षा से मृदा अपरदन होता है। यह मृदा की ऊपरी परत को अपने साथ बहाकर ले जाती है। तीसरा है कि पवनें जब आंधी का रूप ले लेती हैं तो उसका बहुत बड़ी मात्रा में मृदा उड़ाकर ले जाती है। शुष्क मरुस्थल प्रदेशों में मृदा अपरदन का यह क्या है? एक बड़ा कारक है। इसके बाद दूसरा है मानवीय कारक। निम्नलिखित कुछ मानवीय कारकों को भी मृदा अपरदन के लिए उत्तरदायी माना जाता है। जैसे में पहला जो है वह है कि पशुओं द्वारा अत्यधिक सराई से भूमि पर वनस्पति का आवरण समाप्त हो जाता है और इस स्थिति में मृदा पर जल और वायु का जो प्रभाव होता है वो तीव्र होता है। और दूसरा है कि वृक्षों की जड़ें जो है मृदा की रक्षा करती हैं और वनों के कटाव से मृदा अपरदन में तेजी आ गई है, क्योंकि पानी और पवनों के बहाव को वृक्ष क्या कर रहा है? कम कर सकते हैं। इसके बाद तीसरा लिखना कि कृषि के गलत तरीकों से भी मृदा अपरदन होता है। गलत ढंग से हल चलाने, जैसे ढाल पर ऊपर से नीचे की ओर हल चलाने से वाहिकाएं बन जाती है जिसके अंदर से बहता पानी आसानी से मृदा का कटाव करता है। और चौथा है कि खनिज पदार्थ निकालने के लिए खनन कार्य से भी मृदा अपरदन होता है। बस इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 8वां प्रश्न है कि विकसित देशों की किन 3 प्रमुख विशेषताओं को वर्णन कीजिए। 6 नंबर का। अगर ये प्रश्न नहीं आएगा तो अथवा करके प्रश्न और दिया हुआ है कि संगठित और असंगठित क्षेत्रों की रोजगार परिस्थितियों की तुलना कीजिए। 6 नंबर का। तो हालांकि 8वां वाला हम लोग करेंगे विकसित देश वाला। ठीक है, विकसित देशों की किन 3 प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, ये वाला करने वाले हम लोग। तो चलिए देखिए इसका उत्तर यहाँ, उत्तर नंबर 8वां। जिन देशों ने प्राकृतिक संसाधन तथा तकनीकी ज्ञान के बल पर पर्याप्त आर्थिक विकास कर लिया वे विकसित देश कहलाते हैं। ठीक है, इसके बाद नोट करो कि 6 नंबर का है तो बड़ा तो होना ही चाहिए। उदाहरण के तौर पे जैसे ब्रिटेन हुआ, संयुक्त राज्य अमेरिका हुआ, जापान व जर्मनी विकसित देशों की 3 प्रमुख विशेषताएं हैं। कौन कौन? मात्र 3। पहला है उन्नत विज्ञान तथा तकनीकी द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग। हेडिंग डालना पूरा, फिर लिखना प्राकृतिक संसाधन किसी भी देश के आर्थिक विकास की आधारशिला होते हैं। पर्याप्त प्राकृतिक संसाधन देश के आर्थिक विकास की कुंजी हैं। विकसित देश उन्नत विज्ञान तथा तकनीकी द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके आर्थिक विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल होते हैं। और जापान तथा इंग्लैंड ने बड़ी मात्रा में कच्चे माल का आयात करके मात्र विज्ञान एवं उन्नत तकनीकी का सामुचिक उपयोग करके तीव्रता से विकास किया है। और दूसरा है वृहत स्तर पर औद्योगिकरण। वृहत स्तर पर औद्योगिकरण लिखोगे हेडिंग डाल के इसमें कि सभी विकसित देशों ने आर्थिक स्तर को प्राप्त करने की दृष्टि से बड़े पैमाने के उद्योगों की स्थापना वृहत स्तर पर कर ली है। ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, जर्मनी आदि देशों ने औद्योगिकरण की ओर विशेष ध्यान दिया है। इन देशों में लोहा इस्पात उद्योग, रसायन उद्योग, इंजीनियरिंग उद्योग, मोटर गाड़ी निर्माण उद्योग, पोत व वायुयान निर्माण उद्योग आदि की तीव्र गति से विकास हुआ है। इसके बाद लास्ट है तीसरा, इसमें अत्यधिक विकसित यातायात एवं संचार व्यवस्था। लिखेंगे कि विकसित देशों में यातायात एवं संचार व्यवस्था का विकास उच्च स्तर पर कर लिया गया है और इन देशों में सड़क तथा वृहत रेल पथों का जाल बिछा है। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग विश्व का सबसे बड़ा लंबा रेल मार्ग है और इन देशों में रेल तथा वायु परिवहन का भी विकास कर लिया गया है। साथ ही साथ जल परिवहन नदियां, झीलें तथा नहरों द्वारा संपन्न होता है और इसके अतिरिक्त स्वचालित मोटर गाड़ियां, विद्युत रेलगाड़ियों, पनडुब्बियों
आधुनिक जलयानों तथा तीव्रगामी हवाई जहाजों ने भी इन देशों को एक दूसरे के निकट ला दिया। इन देशों में संचार व्यवस्था का भी अधिक विकसित, मतलब उनका अधिक विकास हुआ, संचार व्यवस्थाओं का भी, जो साधनों का भी अत्यधिक विकास हुआ। 10 समाप्त। इसके बाद 8वां प्रश्न भी यहाँ पे क्लियर हो गया। अब यहाँ से बचेंगे आपके 9 प्रश्न, और 9 प्रश्न जो मेरे प्यारे बच्चे हैं वो है मानचित्र। ठीक है, तो चलिए मानचित्र कार्य हम लोग देते हैं, मानचित्र संबंधित प्रश्न देखते हैं। ये 9A का कर रहे हैं, किसका? 9A का, यहाँ हमने लिख दिया 9A का ये मानचित्र हम लोग कर रहे हैं। अब देखो कैसे किया जाता है, सब कुछ मैं आप लोगों को बताता हूँ। मानचित्र आप लोगों के एग्जाम में मिलेगा, बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है। ये आप लोगों का पेपर है, और यहां से पहला क्वेश्चन देखो, देखो लिखा है कि निम्नलिखित स्थानों को भारत के दिए गए रेखा मानचित्र में इस चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए। सही नाम तथा सही अंकन के लिए आधे आधे अंक निर्धारित है। मतलब कि मानचित्र पे जो भी प्रश्न पूछा जाएगा उसका तो सही नाम आपको लिखना है, सही नाम लिखोगे तो आधा नंबर मिलेगा, और सही अंकन मतलब सही लोकेशन उसका बताओगे तो आधा अंक वहां मिलेगा, मतलब 1 अंक मिल जाएंगे। ठीक है, टोटल 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं। पहला प्रश्न देखो बोला यहाँ पे, वह स्थान जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन सितंबर 1920 में हुआ। अब यह प्रश्न आप लोगों को याद होना चाहिए, तभी आप कर पाओगे। ठीक है, तो सबको मालूम है यहाँ पे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन वो भी सितंबर वाला, जो कि 1920 में हुआ था, वो कहाँ हुआ था मेरे प्यारे बच्चों? कलकत्ता में हुआ था। कहाँ? कलकत्ता। तो ये तो नाम आपने जान गया कि कलकत्ता में हुआ था। ठीक है, अब कलकत्ता का लोकेशन कहाँ है वो भी बताना है, तब जाके आपको पहला होगा। अब कैसे यहाँ पे दर्शाना है, अब आपको करना क्या होगा, मानचित्र में आपको लोकेशन याद होनी चाहिए कि जो कलकत्ता है किस लोकेशन पे आता है। ठीक है, तो मेरे प्यारों जो सबसे पहले लोकेशन याद करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देखो ये वाला जो लोकेशन है ये कलकत्ता का लोकेशन है, ये वाला। ठीक है, और देखो कैसे इसको दर्शाओगे, तो देखो पहले उसमें किस प्रकार बोला था उसी तरह दर्शाना है। देखो लोकेशन को किस तरह दर्शाना है, इस तरह का डिजाइन बनना चाहिए। तो हमने यहाँ गोला कर दिया और इसको ऊपर से घेर दिया, यही वाला डिजाइन बोला था ना। अब ये क्या है? कलकत्ता है, तो यहाँ पे आप लोग कलकत्ता लिखोगे। कैसे? स्केल की मदद से, जैसे मैं लाइन खींच देता हूँ, यहाँ पे जगह नहीं है तो यहाँ से आप इस तरह स्केल की मदद से यहाँ पे कुछ दूर पे इसका नाम ड्रा कर सकते हो, अगर जगह नहीं है तो। कहाँ? कलकत्ता, तो यहाँ पे लिखोगे कलकत्ता। ठीक है, और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, यहाँ पे पहला भी लिख देना, तो ताकि एग्जामिनर को समझ में आ जाएगा कि हाँ पहले क्वेश्चन का आंसर दिया है कलकत्ता, उसका लोकेशन भी ड्रा किए हो, तब जाके 1 नंबर आप लोगों को मिलेगा। पहला प्रश्न क्लियर हुआ ना आसान तरीके से। दूसरा प्रश्न देखो क्या है, वह स्थान जहां महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ा। देखो नमक कानून महात्मा गांधी ने दांडी में तोड़ा था। कहाँ पे? दांडी में। तो दांडी भी आपको नाम मालूम चल गया, और उसका एग्जैक्ट लोकेशन क्या होता है ये पता करना पड़ेगा आप लोगों को, तब जाके आप लोगों को नंबर मिलेगा। तो देखो यही लोकेशन आप लोगों को याद कर रहे हैं। दांडी की अगर हम बात करें तो दांडी में ये वाला जो लोकेशन आप देख रहे हो यहाँ पे, ये दांडी का लोकेशन है ये वाला। अब इस तरह करके यहाँ पे घेर देना है, क्योंकि इसी तरह का डिजाइन पूछा था। ठीक है, और स्केल की मदद से हम लोग थोड़ा यहाँ पे लाइन ड्रॉ करके थोड़ा दूर पे नाम दर्शा देंगे। ठीक है, दांडी। ठीक है, दांडिया नाम हमने दर्शा दिया। दूसरा क्वेश्चन था ना, तो इसलिए यहाँ पे दूसरा हम लोग नंबर डाल देंगे ताकि एग्जामिनर को थोड़ा भी दिक्कत ना हो। ठीक है, कलकत्ता दांडिया, 2 क्वेश्चन हो गया, लोकेशन भी हमने सही ड्रॉ किया। अब बढ़ेंगे हम लोग तीसरे प्रश्न की तरफ। देखो तीसरा प्रश्न क्या है, वह स्थान जहां जलियांवाला बाग की घटना घटी। तो देखो जलियांवाला बाग की घटना कहाँ घटी थी, सबको मालूम है अमृतसर। कहाँ पड़ता है? पंजाब में। ठीक है, तो अमृतसर पंजाब में, उसका लोकेशन हम लोग ढूंढेंगे। तो नाम तो मालूम चल गया कहाँ पे, अमृतसर। लोकेशन इसको ड्रा करना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये वाला जो लोकेशन आपको दिखाई दे रहा है मेरे प्यारे बच्चों, ये है आपका अमृतसर। ठीक है, तो इस तरह आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद स्केल की सहायता से यहाँ पे थोड़ा लाइन ड्रा करके दूर आप लोग लिख दीजिए। कहाँ लिखेंगे? अमृतसर। तो यहाँ पे आप अच्छे राइटिंग में स्पष्ट लिख दीजिएगा अमृतसर। और अमृतसर ये जो क्वेश्चन कितना है, तीसरा क्वेश्चन था, तो यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन इस तरह बना लीजिएगा कि तीसरे का आंसर हमने दिया है। इसके बाद देखो 3 प्रश्न हमने कर दिया। चौथा प्रश्न है, वह स्थान जहां महात्मा गांधी का किसान सत्याग्रह आंदोलन हुआ। तो महात्मा गांधी का किसान सत्याग्रह आंदोलन कहाँ हुआ था? तो मेरे प्यारे बच्चों वो था खेड़ा में, जो कि गुजरात में पड़ता है। ठीक है, तो खेड़ा गुजरात।
अब गुजरात का लोकेशन हम लोग ढूंढेंगे, ठीक है। तो देखो खेड़ा जो है दांडी के ऊपर पड़ता है, तो दांडी का लोकेशन ऊपर खेड़ा पड़ता है, ठीक है। ये वाला लोकेशन जो यहाँ गया हुआ है, ये वाला, ठीक है। ये वाला आपका क्या है, खेड़ा, जो कि गुजरात में पड़ता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, चलिए अब यहाँ से स्केल द्वारा हम लोग थोड़ा ड्रॉ कर लेते हैं और इसका आंसर यहाँ दे देते हैं, खेड़ा, खेड़ा, ठीक है। खेड़ा कोष्टक में गुजरात भी लिख सकते हो कि कहाँ पे पड़ता है, गुजरात में। अंतः खेड़ा भी लिखोगे तो नंबर मिल जाएगा आपको, क्योंकि नाम ही तो पूछा है गुजरात। कौन सा क्वेश्चन था, चौथा, 30 के नीचे आप चौथा लिख दोगे। अब लास्ट क्वेश्चन बचा है 9A का। अब वो लास्ट क्वेश्चन क्या है उसको मैं दिखाता हूँ। वह है कि वह जिला जहाँ चौरी चौरा की घटना घटी, तो चौरी चौरा की घटना कहाँ घटी थी मेरे प्यारे बच्चों, गोरखपुर में। जिला पूछ रहा है ना, तो जिला चौरी चौरा किस जिला में पड़ता है, गोरखपुर में। अब गोरखपुर का हम लोग यहाँ पे लोकेशन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो देखिए ये वाला जो लोकेशन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कॉर्नर में, ये आपको गोरखपुर है, ठीक है। ये यूपी का भाग होता है, तो यहाँ पे ऐसे करके हम लोग लिखेंगे गोरखपुर, गोरखपुर। चौथा आंसर था, पांचवा क्वेश्चन था ना, तो यहाँ पांचवा लिख देंगे। अब जाकर आप लोगों को पूरे के पूरे 5 नंबर दिए जाएंगे, एक भी नंबर काटा नहीं जाएगा। इस प्रकार भरोगे तब। देखो ये 9A है। इसी तरह मानचित्र है, इसको हटाएंगे हम, और ये भी हटा देता हूँ। अब दूसरा मानचित्र लेता हूँ 9B के लिए। तो ये हमने दूसरा मानचित्र ले लिया और यहाँ पे हेडिंग हम लोग डाल देंगे 9 का B, मतलब ये मानचित्र जो है 9 के B के लिए है। अब 9B हम लोग पेपर देखेंगे, पेपर में 9B यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। अब इसके क्वेश्चंस करेंगे, इसमें भी टोटल 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं। क्या है, उत्तर प्रदेश की राजधानी नगर इस चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, और उसका सही डायरेक्शन दर्शाना है, और इस लोकेशन से, मतलब उस पे आप लोग इस तरह साइन बनाइएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं किस प्रकार किया जाता है, मैं आपको बताता हूँ। क्या बोला है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। लखनऊ कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश। ये वाला कॉर्नर जो है पूरा उत्तर प्रदेश का है, ये वाला, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में लखनऊ, ये वाला लोकेशन देख रहे हो, यही आप लोगों का लखनऊ है, ये वाला। तो किस तरह का वहां पे बनाया था, इस तरह डब्बा बनाया था, बॉक्स, और इसमें सी बनाया था, ठीक है। और ये पहला क्वेश्चन कर रहे हो, ठीक है। कहाँ है, लखनऊ, नाम सही बोला है ना, तो यहाँ पे लिखोगे लखनऊ, लखनऊ। देखो तो कितना अच्छे से पहला क्वेश्चन हो गया, ठीक है। चलो आगे बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, यहाँ पे दिख रहा है ना आप लोगों को, थोड़ा जूम कर दूं। देखो इस तरह का साइन बना हुआ है, क्लियर है ना। चलिए अब अगला प्रश्न देखो क्या है। अगला है, नर्मदा नदी पर बना एक बांध इस चिन्ह द्वारा नाम से बताइए। नर्मदा नदी पर, देखो मेरे प्यारे बच्चों, नर्मदा नदी में तो बहुत सारे बांध बने हैं। जैसे नर्मदा नदी पर हम बात करते हैं, सरदार सरोवर बांध आपका बना है। अब बरगी बांध है, जो कि नर्मदा नदी पर ही है, ठीक है। तो नर्मदा नदी का लोकेशन कहाँ है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ, ठीक है। नर्मदा नदी का लोकेशन यहाँ पे है। तो यहाँ पे आप सरदार सरोवर बांध लिख सकते हो। किस चिन्ह द्वारा दर्शाना था, तो इस तरह बॉक्स बना था, और यहाँ पे दो इस तरह लाइनिंग थी, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दो आप सरदार सरोवर बांध, सरदार सरोवर बांध। पूरे नंबर आपको मिलेंगे, एक नंबर नहीं काटा जाएगा, ठीक है। सरदार सरोवर बांध। दूसरा क्वेश्चन किए थे ना, दूसरा क्वेश्चन डाल दीजिए इस तरह, बात खत्म। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखो तीसरा क्वेश्चन क्या है, दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी इस चिन्ह द्वारा नाम सहित है। दक्षिण भारत की प्रमुख नदियां, ठीक है, जैसे आपकी गोदावरी नदी है, ठीक है। तो गोदावरी नदी का आपको लोकेशन यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो गोदावरी नदी जो आप लोगों का है, वो उसका लोकेशन क्या है, तो ये वाला जो यहाँ पे बहती है गोदावरी नदी, ये वाला इस तरह, ठीक है। उसका साइन किस तरह था, तो इस तरह करके, और यहाँ इस तरह, ये गोदावरी नदी बह रही है। और ये तीसरा प्रश्न कर रहे हो, गोदावरी नदी का है, तो यहाँ पे नाम लिख दो, गोदावरी नदी, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, गोदावरी नदी। क्लियर हो गया। चलो आगे बात कर लेते हैं। चौथा, भारत के किसी एक जूट उत्पादक राज्य इस चिन्ह द्वारा नाम से बताइए। तो भारत के किसी एक जूट उत्पादक राज्य पूछ रहा है ना, तो जूट उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल है, ठीक है। तो पश्चिम बंगाल का लोकेशन हम लोग देखेंगे। पश्चिम बंगाल, ये वाला साफ सुथरा दिख रहा है, ये वाला, ये पश्चिम बंगाल का लोकेशन है। किस चिन्ह द्वारा, तो उसमें बोला था कि इस तरह आप बॉक्स बना लो, यहाँ पे वाई जैसा इस तरह लोकेशन बना दो, ठीक है। ये चौथा प्रश्न कर रहे हो, पश्चिम बंगाल जी,
तो यहाँ पे लिखोगे पश्चिम बंगाल। देखो कितना सरल, बस याद होना चाहिए, आराम से नंबर आदमी उठा लेता है। पश्चिम बंगाल, ठीक है। चलो, ये पश्चिम बंगाल है, याद रखना। अब लास्ट प्रश्न है यहाँ पे पांचवा, कि भारत का कोई एक परमाणु ऊर्जा केंद्र, तो परमाणु ऊर्जा केंद्र आपका क्या है, कलपक्कम, ठीक है। तो देखो कलपक्कम का लोकेशन कहाँ है, तो ये यहाँ छोर पे आता है, ये वाला कलपक्कम का लोकेशन है, जो कि किस चिन्ह द्वारा, तो इस तरह कह रहा था कि बॉक्स आप बना दो और इसमें आप पत्ती की तरह बना दो, इस तरह इस तरह इस तरह, ठीक है। ये पांचवा प्रश्न हम लोग कर रहे हैं, और कलपक्कम नाम है इसका, कलपक्कम। देखो तो हो गया, डन। बिल्कुल, यहां से आप लोगों का 10 नंबर क्लियर हो गया। 9 बी भी भर दिया हमने, एक 9 ए कहाँ गया, ये वाला। बस यही तो खेल, यही तो प्रश्न पूछा जाता है। और मानचित्र में देखो मात्र 10 मिनट की वीडियो में पूरा का पूरा क्लियर हो गया। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। मैंने यहाँ पे 2023 का पेपर लेके आपको बताया है, असम वही पेपर आपको आने वाले उसी तरह के क्वेश्चंस रहते हैं, और 2024 में 10 नंबर आपको बिल्कुल पक्का हो जाएंगे। तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। मिलेंगे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।